Hello, my dear students. I welcome you all to the online platform of A1 Banking classes. I hope everything is audible and visible. आज का जो सेशन है इसमें मॉक टेस्ट नंबर 190 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ओवरऑल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जो पैसेज वाला हमारा पोर्शन था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ के सॉल्व करते हैं। तो पहले पढ़ के समझते हैं, इसको कॉम्प्रहेंड करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। देखिए पहला स्टार्टिंग में जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, one type of violation of the antitrust laws is the abuse of monopoly power। क्या लिखा हुआ है कि एक टाइप का violation होता है, उल्लंघन होता है किसका, एंटीट्रस्ट लॉज का जो उल्लंघन होता है वो ये है कि आप एक्सेसिव यूज करते हो मोनोपोली पावर का। मतलब आप अपने आप को सबसे ज्यादा समझ रहे हो, इसका इस पावर का जो मोनोपोली पावर है इसका आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हो। मोनोपोली पावर क्या होती है अब उसको बताया, ये एक एबिलिटी है ऑफ ए फर्म टू रेज इट्स प्राइसेस अबव द कॉम्पिटिटिव लेवल। तो मोनोपोली पावर क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव लेवल से अबव अपनी जो प्राइसेस है उस प्राइसेस को रेज करना किसी एक फर्म के द्वारा, दैट इज अबव द लेवल दैट वुड एग्जिस्ट नेचुरली इफ सेवरल फर्म्स हैड टू compete। और ये जो लेवल है वो लेवल नेचुरली अगर बहुत सारी फर्म्स compete करती हैं तो उसके ऊपर रहता है। इन ऑर्डर टू शो दैट ए फर्म हैज अब्यूज्ड मोनोपोली पावर एंड thereby violated the antitrust laws, two essential facts must be established। अब ये साबित करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसने मोनोपोली पावर को अब्यूज किया है, वो इस्टेब्लिश करने के लिए आपको दो एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, अ फर्म मस्ट बी शोन टू possess monopoly power and second that power must have been used to exclude competition in the monopolized market। एक तो क्या है कि जो मोनोपोली पावर है ना वो फर्म ने शो की हो कि हमारे पास मोनोपोली पावर है। दूसरा ये है कि वो जो पावर है उसको मस्ट हैव बीन यूज्ड टू एक्सक्लूड कंपटीशन। मोनोपोलाइज्ड जो नेटवर्क है पूरा, जो व्यापारी संघ है, उस व्यापारी संघ में पूरी तरीके से जो आप बोल सकते हैं कि जो पावर है उस पावर का यूज करके कंपटीशन को ही खत्म कर देना, अपना एक अलग ही ब्रांड जैसा बना लेना, उसको मोनोपोली कहते हैं। द प्राइस अ फर्म में चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट इज कंस्ट्रेन्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब क्या बोला जा रहा है कि आप प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, अगर आप एक फर्म चला रहे हैं तो वो प्राइस आप सिलेक्ट करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। इफ ए फर्म अटेम्प्ट्स टू चार्ज ए हायर प्राइस, अगर एक फर्म बहुत ज्यादा प्राइस रखता है अपने प्रोडक्ट की, अ सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइस, ये सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइस है कि मान लो कि प्रोडक्ट की प्राइस 150 रुपीज है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, लेकिन आपने उसकी प्राइस 550 रुपीज करके रखी है, तो ये सुप्रा कॉम्पिटिटिव है, आप कॉम्पिटिशन से बिल्कुल ही अलग रख रहे हो प्राइस को। कंज्यूमर्स विल टर्न टू अदर फर्म्स दैट सप्लाई डैश प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स है वो ऑब्वियसली दूसरे फर्म्स पर जाएंगे जो 150 रुपीज में आपको उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं। इफ ए फर्म प्रोवाइड्स ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्चुअली और पोटेंशियली अवेलेबल, हाउएवर कस्टमर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू बाय फ्रॉम अल्टरनेटिव सप्लायर्स। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई फर्म जो है वो प्रोवाइड करती है कि प्रोडक्ट्स का लार्ज परसेंटेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसी प्राइस में अगर अवेलेबल करवा रही है, तो कस्टमर्स जो हैं उनको मुश्किल होती है अल्टरनेटिव सप्लायर्स को ढूंढने में, क्योंकि क्या होगा कि वो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स उस फर्म ने खरीद लिए ना, तब वो उनको हायर प्राइसेस में ही बेचेगी, कस्टमर्स को कहीं और पर अल्टरनेटिव मिलेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अ फर्म विद ए लार्ज शेयर ऑफ द रिलेवेंट मार्केट ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स मे बी एबल टू रेज इट्स प्राइस विदाउट लूजिंग मैनी कस्टमर्स। और इसका क्या होता है कि जो जिस फर्म के पास में इतना पैसा है, इतना कैपिटल है कि वो लार्ज अमाउंट उस प्रोडक्ट का खरीद पाएगी, तो वो अपने हिसाब से उसका प्राइस रख पाएगी और कंज्यूमर को वही प्राइस पे करना पड़ेगा। फॉर दिस रीजन कोर्ट्स ऑफन यूज मार्केट शेयर एज अ रफ इंडिकेटर ऑफ मोनोपोली पावर। तो मार्केट शेयर का कोर्ट्स यूज करते हैं इंडिकेटर की तरह कि मोनोपोली पावर कोई कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही है या नहीं कर रही है। Supra competitive prices are associated with a loss of consumers' welfare because such prices force some consumers to buy a less attractive product that they would ordinarily buy। क्या बोला जा रहा है कि सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइस जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, वो उसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो दूसरे वेलफेयर उसके फर्म के पास में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो प्राइसेस हैं वो फोर्स करती हैं कंज्यूमर्स को टू बाय अ लेस अट्रैक्टिव प्रोडक्ट दैन दे वुड ऑर्डिनरीली बाय। तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इतनी हायर प्राइस की बजाय वो किसी लेस अट्रैक्टिव प्रोडक्ट को फिर बाय कर लेते हैं।
सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हाउएवर डू नॉट देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट एन अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर, है ना। ये जो है सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ये हालांकि ये मोनोपोली पावर को अब्यूज नहीं करती। एंटी ट्रस्ट लॉज डू नॉट अटेम्प्ट टू काउंटर द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर। ऐसे नहीं है कि एंटी ट्रस्ट लॉज केवल मोनोपोली पावर को अटैक करने के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म एंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट इज लो यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू हाई वॉल्यूम डज नॉट वायलेट द एंटी ट्रस्ट लॉज when it obtains a large market share by charging prices that are profitable but so low that its smaller rivals cannot survive। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पर एक जो फर्म है वो इकोनॉमिक स्केल को एंजॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी लो यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है कि एक यूनिट को बनाने में उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट उसको बहुत कम लगी, तो इसकी वजह से वो मार्केट में सबसे सस्ता उस प्रोडक्ट को भेजेगा। तो अब जब वो सबसे सस्ता इसको बेच रहा है तो उसकी वजह से उसके जो राइवल्स है वो राइवल सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। बहुत हाई रखने पर भी प्रॉब्लम है और बहुत लो आप प्रोडक्ट की प्राइस रख रहे हो तो भी प्रॉब्लम है कि राइवल सर्वाइव नहीं कर पाते। If the antitrust laws posed disincentives to the existence and growth of such firms, the laws could impair consumers' welfare। क्या बोला जा रहा है कि अगर एंटीट्रस्ट लॉ डिसइंसेंटिव्स पोज करें, मतलब कहीं ना कहीं पेनल्टी वगैरह पोज करें टू द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ सच फर्म्स, ऐसे फर्म्स पर उनकी ग्रोथ पर पेनल्टीज अगर कुछ लगा दें तो लॉ जो है वो कंज्यूमर्स के वेलफेयर को इम्पेयर कर सकता है। इम्पेयर का मतलब होता है रिपेयर करना, सुधारना, तो कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इवन if the firm upon acquiring monopoly power choose to raise prices in order to increase profits, it would not be in violation of the antitrust laws। फिर अगर कोई फर्म प्राइसेस अपनी बढ़ा भी रही है तो वो एंटीट्रस्ट लॉस को उल्लंघन करके नहीं बढ़ाएगी, कुछ हद तक ही बढ़ा पाएगी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अब देखो क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाई डू कोर्ट्स ऑफन यूज मार्केट शेयर एज ए रफ इंडिकेटर ऑफ मोनोपोली पावर। तो कोर्ट्स क्यों यूज करते हैं मार्केट शेयर को इंडिकेटर ऑफ मोनोपोली पावर के लिए? मार्केट शेयर डायरेक्टली डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म, बिल्कुल नहीं। मार्केट शेयर इज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ अब्यूज ऑफ, सोल नहीं है, बिल्कुल दो पॉइंट्स थे क्योंकि वहां पर मार्केट शेयर इंडिकेट्स द डेफिनेट प्रेजेंस ऑफ सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। मार्केट शेयर डिटरमाइंस द एबिलिटी, बिल्कुल एक्सक्लूड कंपटीशन, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ था, तो फोर्थ जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Why does the passage suggest that antitrust laws do not attempt to counter the mere existence of monopoly power? Antitrust laws केवल monopoly power को काउंटर करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ऐसा क्यों कहा गया? आपका जो पैराग्राफ है उसमें सबसे पहला लिखा है एंटीट्रस्ट लॉज ओनली प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉलर राइवल फर्म्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटीट्रस्ट लॉज फोकस ऑन मेंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर, फोकस करते हैं कि हाई लेवल्स ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर को मेंटेन करना। एंटीट्रस्ट लॉज सीक्स टू इंकरेज द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल फर्म्स। एंटीट्रस्ट लॉज व्यू मोनोपोली पावर इज नेसेसरी फॉर मार्केट स्टेबिलिटी। अब अगर इसमें देखा जाए तो आपने जो पहला पैराग्राफ था उस पहले पैराग्राफ में एंटीट्रस्ट लॉज के बारे में ये लिखा हुआ था, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा कि एंटीट्रस्ट लॉज जो है वो फोकस करते हैं कि हमको हाई लेवल्स ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर को कहीं ना कहीं फोकस करना है। मोनोपोली पावर को खत्म नहीं करना है, फर्म्स को खत्म नहीं करना है, कहीं ना कहीं उन पर कब्जा नहीं जमाना है। क्या करना है एंटीट्रस्ट लॉज का कि कंज्यूमर वेलफेयर को वो मेंटेन करके रखे, ये इसका मेन काम होता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच सिनेरियो डज नॉट वायलेट एंटीट्रस्ट लॉ, आपको बताना है कौन से सिनेरियो में वायलेट नहीं होता एंटीट्रस्ट लॉ। अ फर्म चार्जिंग प्राइसेस प्रॉफिटेबल सो हाई दैट एलिमिनेट्स स्मॉलर राइवल्स। अगर कोई फर्म चार्ज करिए इतना ज्यादा कि उसके जो राइवल्स है वो राइवल्स ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ये तो एंटीट्रस्ट लॉ का वायलेशन है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब फर्म रेजिंग प्राइसेस टू इंक्रीज प्रॉफिट्स आफ्टर एक्वायरिंग मोनोपोली पावर, ये भी नहीं है। अब फर्म यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू ऑब्टेन ए लार्ज मार्केट शेयर। लार्ज मार्केट शेयर जब आपने रख लिया अपने पास में और अपने हिसाब से फिर आप उस प्रोडक्ट के चार्जेस कर रहे हो, तब ये होता है आपका मोनोपोली पावर। 39th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द ट्रू रिगार्डिंग द सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑलवेज इंडिकेट एन अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर। दूसरा लिखा है सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस आर इररिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली पावर। सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस आर एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ कंज्यूमर्स वेलफेयर। ये आपका बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर वेलफेयर जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सुप्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस वायलेट एंटीट्रस्ट लॉ इन ऑल केसेस, ऐसा नहीं है। बेनिफिट तो कभी नहीं करते, तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका जो सी ऑप्शन है ना, दैट सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। 40th क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू एसेंशियल फैक्ट्स दैट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू शो दैट ए फर्म हैज वायलेटेड द एंटीट्रस्ट लॉ बाय अब्यूजिंग मोनोपोली पावर।
कौन से ऐसे 2 एसेंशियल फैक्ट्स हैं, वो एसेंशियल फैक्ट्स आपको बताना है। द फर्म्स मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, द फर्म्स पोजेशन ऑफ मोनोपोली पावर एंड एक्सक्लूजन ऑफ कंपटीशन, द फर्म्स एबिलिटी टू रेज प्राइसेस एंड लॉस ऑफ कंज्यूमर्स वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे तो सही आंसर है ना, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ये नहीं होगा। द फर्म्स पोजेशन ऑफ मोनोपोली पावर एंड एक्सक्लूजन ऑफ कंपटीशन, आप पोजेस कर रहे हो मोनोपोली पावर वो ठीक है, लेकिन आपने कंपटीशन को एक्सक्लूड कर दिया। ये जो दो हैं, ये दोनों ही एसेंशियल फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए थे। 41 which one of the following words will fit into the given blank in the passage। अब देखो कौन सा वर्ड आना चाहिए, आप वर्ड्स पढ़ लो, preceded, withered, legitimate, native और alternative। अब यहाँ पर आपको देखना है ब्लैंक कहाँ पर था, ब्लैंक, जस्ट अ मिनट, ओहो ये रहा ब्लैंक। देखो, if a firm attempts to charge a higher price, a supra competitive price, consumers will turn to other firms that supply dash products। जो दूसरे प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, मतलब विकल्प दे रहे हैं, तो वैकल्पिक प्रोडक्ट्स उसके क्या हो जाएंगे आपके, अल्टरनेटिव। ई जो ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ई ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर। चलो 42 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ इम्पेयर। इम्पेयर का आपको सिनोनिम बताना है, तो इम्पेयर का जो सिनोनिम हो जाएगा वो इम्प्लोड, क्लैम्प, अपग्रेड, इंप्रूव करना। तो इम्पेयर का जो सिनोनिम है वो क्या होगा आपका, इंप्रूव विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, सिनोनिम में पूछा था ना, रिपेयर, जस्ट अ मिनट, सो सॉरी, मैंने है ना गलत कर दिया, जस्ट अ मिनट। रिपेयर का ऑपोजिट होता है इम्पेयर, मुझे दिमाग में रह गया कि इम्पेयर जो होता है वो सिनोनिम होता है। अच्छा, वो मुझे अभी ध्यान में आ गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, ऑपोजिट रहते हैं। रिपेयर का उल्टा रहता है इम्पेयर, तो यहाँ पर अपग्रेड नहीं होगा, यहाँ पर होगा डेबिलिटेट करना, डैमेज करना, है ना। आई विल करेक्ट माई सेल्फ, तो डी जो ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 43 क्वेश्चन देख लो। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ एसेंशियल का आपको विलोम शब्द बताना है। तो एसेंशियल का एंटोनिम ट्राइवियल हो जाएगा। एसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक और ट्राइवियल मतलब बेतुका, जिसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, महत्वहीन। चलो अब इसको देख लेते हैं। हमको अब क्या करना है, इसमें एरर चूज करना है। ठीक है, शी आस्क्ड मी टू लेंड हर सम मनी एज शी वाज रनिंग आउट ऑफ कैश। टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे टू के साथ में लेंट लिखा है जो सेकंड फॉर्म है, टू लेंड होगा। फर्स्ट फॉर्म एलिएनटी लेंड, उधार देना। टी जो होता है वो सेकंड फॉर्म आता है, तो एलिएनटी लेंट और एलिएनटी लेंट ये दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो अभी यहाँ पर एरर कहाँ पर है, ए पार्ट में। डिस्पाइट के साथ में कभी ऑफ आता ही नहीं है, तो बस ए में एरर हो गया। ईच स्टूडेंट, जब भी आपको सेंटेंस की शुरुआत में ईच या एवरी दिखेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, बस इतना ही देखना है। तो यहाँ पर इज होना चाहिए था, तो जो एरर है वो कहाँ पर है, आपका बी पार्ट में है। और 47th क्वेश्चन को देखो। आई एम सॉरी बट आई कांट गो विथ यू बिकॉज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट। अनदर के साथ में हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है। अनदर स्टूडेंट, अनदर बुक, हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हो। तो एरर जो है वो कहाँ पर है, डी पार्ट में है। 48 क्वेश्चन को देख लो। अब यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट करना है आपके सेंटेंसेस का। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट अगर देखते हैं हम, तो देखो पहला जो है वो आप क्या रखोगे, स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए, द राइजिंग पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट ड्यू टू चीपर डेट्स इज ऑल्सो। ये ऑल्सो लिखा है, मतलब ये शुरुआत का तो नहीं हो सकता, राइट। तो फर्स्ट तो ये नहीं होगा, तो पहला फिर क्या होना चाहिए, कुछ और सेंटेंस होना चाहिए। तो कुछ और सेंटेंस देखो, फिर द से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। सी, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए आपका, सी होना चाहिए। मैं लिखती भी जाती हूँ, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, सी शुरुआत में आएगा। द ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स इन द इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, अब उसके बाद में आप इसका रीजन बताओगे क्यों फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इसलिए है क्योंकि द रैपिड राइज इन द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन द कंट्री इज एक्सपेंडिंग द कंज्यूमर बेस इन द इंडस्ट्री इन इंडिया, है ना। तो सी के बाद में ई आ गया। अब देखो राइज हो रहा है, तो द राइजिंग पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट ड्यू टू चीपर डेटा रेट्स इज आल्सो एडिंग द मार्केट, फिर आल्सो वाला वर्ड बताओगे, है ना। तो सी ई बी हो गया आपका। ठीक है, अब क्या होगा, डज तो आपका शुरुआत में आ नहीं सकता। अब आपके पास में एक तो ए ऑप्शन है और दूसरा डी ऑप्शन है, तो ए और डी 10 तो हो नहीं सकता, तो फिर ए लगाओगे। तो विथ द मेजर प्लेयर्स एक्सपेंडिंग देयर बेसेस टू स्मॉलर टाउन एंड सिटीज, द इंडस्ट्री इज बीइंग फर्दर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड। इसीलिए क्या होता है, द इंक्रीज फंडिंग एंड राइज इन द सेल फोन डिलीवरी फ्लीट बाय द मेजर प्लेयर्स आर प्रोवाइडिंग फर्दर इम्पीटस। तो सी ई बी ए डी
हो गया ना 5। हाँ, तो CEBAD विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। सेकेंड सेंटेंस कौन सा हो गया? सेकेंड सेंटेंस आपका E है, CEBAD। लास्ट सेंटेंस आपका हो गया D, ये आप लोग खुद से टिक मार्क कर लीजिए, है ना। फिफ्थ फर्स्ट सेंटेंस आपका C हो गया, CEBAD। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट सेंटेंस इज C, ये आप खुद से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और फॉर CEBAD A, और लास्ट CEB जो था वो थर्ड सेंटेंस था, तो थर्ड सेंटेंस विल बी B। कुछ मुझसे गलत टिक हो गया जल्दी जल्दी में, तो आप देख लेना, मैंने आपको पूरा सीक्वेंस जमा के बता दिया, हालांकि तो आप कर देंगे। चलिए, अब आया है वर्ड स्वैप। मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये पर्सनली, तो वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। द डॉक्टर केयरफुली एग्जामिन द डिसीज टू डायग्नोज द अंडरलाइंग पेशेंट। अब देखो, डायग्नोज डिसीज को करते हैं, पेशेंट को नहीं करते। डायग्नोज किसको करते हो? डिसीज को करते हो, तो ये जो है ये इंटरचेंज हो जाएगा। एग्जामिन द पेशेंट टू डायग्नोज द अंडरलाइंग, तो BD जो है वो इंटरचेंज है। डिस्पाइट हिज कॉम्प्रिहेंड अटेम्प्ट्स, न्यूमरस अटेम्प्ट्स सही होना चाहिए, है ना, तो AB हो गया आपका। अच्छा, AB के अलावा एक और होगा, ये CD भी होगा, है ना। तो डिस्पाइट हिज न्यूमरस अटेम्प्ट्स ही कुडंट comprehend the complex theories, तो AB and CD। the caring volunteer dedicated her time, तो पहले इधर पे D आना चाहिए। to helping those in need making a positive impact, हाँ ये तो ठीक है, तो AD आपका इंटरचेंज हो रहा है ना। 56 वाला देखो, 56 है I good the feeling of side, यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, अरे अरे अरे, ये I relish the feeling of sinking into, I relish the, relish तो CA हो रहा है एक तो, of sinking into a comfortable chair with a good book, तो CABD, ACBD ये इंटरचेंज हो रहा है। द प्लेफुल पपी होना चाहिए था, राइट, एडजेक्टिव है, तो फ्रॉलिक्ड इन द पार्क, तो फ्रॉलिक्ड मतलब बहुत मस्ती करते हुए घूमना फिरना, तो फ्रॉलिक्ड इन द पार्क चेजिंग आफ्टर ए कलरफुल बॉल विथ बाउंडलेस एनर्जी, तो ए भी इंटरचेंज हो रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 58 to 60 देख लेते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस है। आई हैव डाउट्स दैट, डाउट वर्ड कभी भी आता है ना तो उसके साथ में इफ या वेदर लगाते हो, वर नहीं आना चाहिए, वेदर ही विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्योंकि इमेजिनेशन नहीं है तो वर नहीं लगाओगे, है ना, आप कयास लगा रहे हो, तो वेदर ही विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसको देख लो, इफ आई हैड रीच द स्टेशन आई वुड हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डिस्पाइट द रेन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव, ए नंबर ऑफ आता है तो वर्ब आती है प्लूरल, हैव शोड अप टू द आउटडोर इवेंट, ठीक है। 61 देखते हैं, ओहो 61, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू डैश पब्लिक सेफ्टी, द गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है, किस चीज के लिए कमिटेड है? टू, कॉम्प्रोमाइज तो करेगी नहीं, इग्नोर भी नहीं करेगी, ओवरलुक तो इग्नोर होता है, प्रायोरिटाइज ये दिख रहा है, जियोपार्डाइज का भी मतलब होता है रिस्क में डाल देना, तो सही क्या होगा? प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक सेफ्टी एंड स्ट्रेंथनिंग इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट मेजर्स टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन द कंपनी शुड फोकस ऑन डैश सर्विस क्वालिटी एंड डैश रिस्पॉन्सिवनेस टू कंज्यूमर नीड्स, तो रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाओगे और सर्विस क्वालिटी भी बढ़ाओगे, तो बढ़ाने वाले ऑप्शंस देखना है आपको 62 में। तो देखो डिमिनिशिंग तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन चला गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मेंटेन, लेकिन यहाँ पे लिमिटिंग हो गया, दोनों बढ़ाने वाला था तो इनहैंसिंग और इंक्रीजिंग, है ना, तो सर्विस क्वालिटी को इंक्रीज करोगे, कंज्यूमर का भी इंक्रीज करना है। टू प्रमोट ए हेल्दी लाइफस्टाइल इट इज एसेंशियल टू एनकरेज ए रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड ईटिंग हैबिट्स, है ना, ए जो ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट वन। द मैनेजर प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा, है ना, बाकी सब तो वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, कंस्ट्रक्टिव ये भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे डिल्यूजन नहीं आएगा, एंड एक्नॉलेज्ड देयर एफर्ट्स इन मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम को बोला जाता है, ठीक है। रेस्क्यूड पता है, ये सब आपको पता ही है। द स्पीकर डिलीवर्ड ए डैश प्रेजेंटेशन, कंपेलिंग पर प्रेजेंटेशन, एंगेजिंग द ऑडियंस विथ कैप्टिवेटिंग स्टोरीज, कैप्टिवेटिंग मतलब मंत्र मुग्ध करने वाली स्टोरीज, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, 65 क्वेश्चंस फिनिश। आई होप यू एंजॉयड इट। जल्दी जल्दी में कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ गलत हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।